नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग पलसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजीत जहांगीर आज आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अपना पहला चैप्टर जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आशा करता हूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से भारत इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आज इस टॉपिक के माध्यम से भारत की जो संक्षिप्त जानकारी है, इस जानकारी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की स्थिति और विस्तार जो है, इसकी चर्चा से पहले भारत जो है वो कैसे संघ क्षेत्र बनता है, क्योंकि आज वर्तमान भारतीय संविधान जो है, इस भारतीय संविधान के अंदर जो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उससे पहले की बात आती है तो भारत जो है ये अनेक रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन कालांतर में जब रियासतों का एकीकरण हुआ तो लंबे समय के बाद में भारत जो है वो राज्यों का संघ बना, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर राज्यों के संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इस चैप्टर को जो है वो स्टार्ट करते हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वहां से जहां से अपना देश स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के बाद में भारत में क्या प्रोसेस हुई, भारत जो है कैसे अपने क्षेत्र में अपनी सीमाओं में विस्तार करता है, भारत जो है आज वर्तमान में संपूर्ण विश्व में भारत जो है वो किस प्रकार से अपनी स्थिति और विस्तार जो है वो कैसे बनाए हुए हैं। आपने पढ़ा है कि भारत जो है आज संपूर्ण विश्व के अंदर एक उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। इसका भी एक रीजन है क्यों जाना जाता है वर्तमान में भारत जो है संपूर्ण विश्व में जो आपका उपमहाद्वीप है वो क्यों जानते हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में भारत जो है वो एक स्पष्ट स्थलीय प्राकृतिक सीमा के रूप में घिरा हुआ है और इसीलिए अपने देश को क्या है पूरे विश्व में एक उपमहाद्वीप की संज्ञा भी मिलती है। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है भारत की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई 1 नवंबर, आपने खूब पढ़ा है 1 नवंबर 1956, जहां से काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पुटअप हो जाते हैं। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग जो है फजल अली की अध्यक्षता में आया था और इस आयोग के अंदर आपने देखा है कि इस आयोग के अंदर जब 7वां संविधान संशोधन भारत में संसद के द्वारा पेश किया गया था तो उस संविधान संशोधन के तहत भारत में जो पहले ब्रिटिश सरकार के दौरान ABC श्रेणी के जो राज्य थे उन सभी राज्यों को वहां से हटा दिया गया और इस 7वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया गया। और 1 नवंबर 1956 को जब 7वां संविधान संशोधन हुआ और फजल अली की अध्यक्षता में जो आयोग बना, उस आयोग के बाद में इस समय भारत में आपने पढ़ा है कि 14 राज्य और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश है, ये भारत में 1 नवंबर 1956 को क्या है वर्तमान स्थिति में आ चुके थे। आज वर्तमान 2020 चल रही है तो 2020 तक अपन बात करेंगे कि 2020 जो है इस समय वर्तमान के जो राज्य हैं उनमें क्या घटनाएं घट रही है। आपने पढ़ा है कि अगस्त 2019, यदि एक संक्षिप्त जानकारी के माध्यम से अपन भारत के कुछ राज्यों के बारे में जो वर्तमान घटित घटनाएं हैं उनको देखते हैं तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अगस्त से। आपने पढ़ा है अगस्त 2019 जो है इस समय भारत का एक प्रसिद्ध जो राज्य है, जो रियासत काल से और जवाहरलाल नेहरू और भारत की स्वतंत्रता के समय से एक अभिन्न भारत का पृथक राज्य रहा है, जिसका संविधान अलग से रहा है, जिसको हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। इस जम्मू कश्मीर में धारा 370 जो लगी हुई थी, धारा 35A जो लगी हुई थी, अगस्त 2019 में जो आपकी 370 की धारा है, धारा 35A है, इन सभी को भारतीय संसद के द्वारा हटा दिया गया है और अब वर्तमान में ये संघ क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिए गए हैं। अब इस प्रकार आपने पढ़ा है कि भाई वर्तमान भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। कश्मीर जो है वो पृथक केंद्र शासित बनने के बाद में नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करते हैं कि सितंबर, आपको याद रखना है 3 सितंबर 2019 को प्रस्ताव यह भी आ चुका था कि भारत के 2 प्रधान केंद्र शासित प्रदेश, एक आपका दमनदीप और एक दादर नगर हवेली, इन दोनों प्रधान केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने का जो प्रस्ताव है वे भारतीय संसद के अंदर क्या है पेश हो चुका था। और कालांतर में आपने पढ़ा है कि 71वां गणतंत्र दिवस समारोह था, 71वां गणतंत्र दिवस समारोह जो था, इस समारोह के दौरान जो आपके 2 प्रधान केंद्र शासित प्रदेश है इनका विलय कर दिया गया था और कालांतर में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है ये वर्तमान स्थिति के अंदर रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपने पढ़ा है कि 71वां गणतंत्र दिवस जो है इस समारोह के बाद में आज वर्तमान स्थिति आपने देख ली है। अब चलते हैं भारत जो है, इस भारत की स्थिति विस्तार जो है इसको लेकर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कौन कौन से चैप्टर में अपन को कहां से क्वेश्चन पुटअप करने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत जो है इसका जो इसकी स्थिति जो है, भारत
भारत की जो स्थिति है ये स्थिति वर्तमान विश्व के संदर्भ में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि संपूर्ण जो आपका विश्व है, ग्लोब जो है, संपूर्ण विश्व के अंदर टोटल जो आपने 7 महाद्वीप पढ़े हैं, इन सभी 7 महाद्वीप अर्थात जो ग्लोब है, इस ग्लोब का मैंने काफ़ी बार आपको क्षेत्रफल बताया होगा कि ग्लोब का जो कुल क्षेत्रफल है 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार इसका उल्लेख मिलता है। और इस ग्लोब के कुल क्षेत्रफल के अंदर 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है, इस संपूर्ण क्षेत्रफल में विश्व के 7 महाद्वीप एवं अनेक जो द्वीप हैं, इन सभी द्वीपों का विस्तार जो है वो मिलता है। अब कालांतर में हम भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अपना भारत जो देश है ये स्थित है। देखो यहाँ मैप के माध्यम से अभी अपन कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, जैसे ही आगे चैप्टर बढ़ेगा उसमें अपन मैपिंग प्रणाली को भी अपनाएंगे। मैप के माध्यम से भारत के संपूर्ण क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक संक्षिप्त परिचय केवल थ्योरेटिकल पार्ट के माध्यम से तैयार कर रहे हैं। इसके बाद में आपने देखा कि दक्षिण के अंदर एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आपने पढ़ा होगा कि मानव सभ्यता का जो केंद्र है, मानव सभ्यता का केंद्र भी किस महाद्वीप को माना जाता है, वो भी आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को ही मानव सभ्यता का प्रधान केंद्र जो है वो माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो भारत है, यदि भारत की ग्लोब में स्थिति की बात करते हैं, ग्लोब में भारत की जो स्थिति है, संपूर्ण ग्लोब के अंदर उत्तरी गोलार्ध, आपको याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध जो है, इस उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। यदि देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर जो है, इस पूर्वी देशांतर के अंदर भारत जो है वो मध्यवर्ती भाग में स्थित है। आपको याद रखना है, भारत पूर्वी देशांतर के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि भारत जो है ये अपने संपूर्ण ग्लोब के अंदर उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर के मध्य भाग में स्थित है। अब देखो कालांतर में अपन बात करते हैं ग्लोब की। ये आपकी पृथ्वी ग्लोब हो गई, ये आपकी 0 डिग्री हो गई, इसके बाद में ये ग्रीनविच रेखा हो गई, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और ये पूर्वी देशांतर हो गई, और ये पश्चिमी देशांतर हो गई। तो अपना देश जो है पूर्वी देशांतर के मध्य भाग में स्थित है। ये अपनी स्थिति जो है वो संपूर्ण ग्लोब के अंदर भारत की मिलती है। अब चलते हैं कालांतर में इस नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, भारत की स्थिति के अंदर। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भारत जो है, देखो प्राचीन काल की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल में जो भारत है वो कैसे या किस नाम से या किस द्वीप पर बसा हुआ था, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, प्राचीन काल में भारत जो है ये जम्बू द्वीप जो है, इस जम्बू द्वीप पर बसा हुआ माना जाता था प्राचीन काल के अंदर। लेकिन कालांतर में आपने पढ़ा है कि जब आर्यों के द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया गया था, तो सबसे पहले आर्यों के द्वारा जब भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, आपका अफगानिस्तान है, इसके अलावा पंजाब है, इन क्षेत्रों में आर्य सबसे पहले आकर बस गए थे। और इसी कारण कालांतर में भारत जो है इसे आर्यावर्त के नाम से जाना गया। तो वैदिक काल में यदि भारत का नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है आर्यावर्त जो है ये वैदिक काल में भारत को कहा जाता था। कालांतर में आपने पढ़ा है ईरान की बात करते हैं, क्योंकि एक चीज आपने ये नोट की होगी कि जब वैदिक काल में आर्य जो अफगानिस्तान पंजाब में आके बसते हैं तो इनका बसने का मुख्य जो केंद्र था वो केंद्र कहाँ था, तो वो केंद्र था सिंधु नदी घाटी जो है। इस सिंधु नदी घाटी के अंदर ही सबसे पहले आर्यों का जो प्रधान निवास केंद्र है वो माना जाता है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं ईरानियों की। ईरान जो वर्तमान में है, ईरानी जो लोग थे ये सिंधु नदी को क्या कहते थे, हिंदू नदी कहते थे, अर्थात सैको है के नाम से जानते थे, बुलाते थे। इसीलिए ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। और जो समीपवर्ती भूभाग था सिंधु नदी का, उस क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं उस क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। तो कालांतर में आप ये कह सकते हैं कि ईरानी लोगों ने ही हिंदू और हिंदुस्तान का जो नाम है वो भारत के संदर्भ में रखा था। अब बात करते हैं ईरान की। तो देखो ईरान का जो शाब्दिक अर्थ है, ईरान का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब क्या है वो याद रखना है आपको। हाँ, आर्यों का पवित्र देश, आर्यों का पवित्र प्रदेश, आर्यों का पवित्र प्रदेश जो है ये प्रदेश किसे कहा जाता है, ईरान को ही कहा जाता है। और कालांतर में कौन आते हैं,
कालांतर में आते हैं यूनानी, क्योंकि देखो भूगोल के विकास में, प्रारंभिक भूगोल के विकास में सर्वाधिक योगदान यूनानियों के द्वारा दिया जाता है। और जब यूनानी आते हैं तो यूनानी क्या है, जो आपकी सिंधु नदी थी, इस सिंधु नदी को क्या नाम देते हैं, इंडस का नाम देते हैं, और इसके समीपवर्ती क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया, इंडिया का नाम दिया। तो इस प्रकार भारत जो है, इस भारत के विभिन्न काल के अंदर अलग अलग नाम जो है वो आते रहे। जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय जो भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में अपने देश के केवल 2 ही नाम तय किए गए। एक नाम तो रखा गया भारत, क्योंकि आर्यवर्त के भरत नाम की जो शाखा थी, उसी भरत नाम की शाखा से ही कालांतर में भारत का नाम भारत रखा था। और भारत एवं जो इंडिया है, ये इंडिया कालांतर में जो भारत है, अपना देश है, इस अपने देश के भारतीय संविधान के अंदर केवल 2 नाम तय किए गए कि आज से इस संपूर्ण विश्व में अपने देश को केवल 2 ही नामों से जाना जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में। आपने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में 22 भाग है, और भाग नंबर 1 जिसमें संघराज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारतीय संविधान के भाग नंबर 1 में उल्लेख मिलता है। और पहले भाग के पहले अनुच्छेद में ही अपने देश का नाम भारत और इंडिया का जो उल्लेख है, ये उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं भाई, भारत की यदि आकृति की बात करते हैं, देखो भारत की आकृति जो है ये चतुष्कोणीय मानी जाती है। चतुष्कोणीय जो है ये भारत की आकृति मानी जाती है। और आपने पढ़ा है कि भारत जो है, ये संपूर्ण भारत जो है, इसमें मानसूनी प्रकार की जलवायु, ये विशेष याद रखना, संपूर्ण भारत में मानसूनी प्रकार की जो जलवायु है, ये जलवायु पूरे भारत में देखने को मिलती है। क्योंकि मानसूनी जलवायु का मुख्य केंद्र हिंद महासागर, और हिंद महासागर का जो उत्तरी भाग है, इसी भाग में जो आपकी मानसूनी हवाएं हैं, ये भारत में प्रवेश करती है। और संपूर्ण भारत में जो है वो मानसूनी जलवायु ही मुख्यतः मिलती है। आपने पढ़ा होगा, यदि कटिबंधों की बात करते हैं भाई, उष्ण है, शीत है, शीतोष्ण है, सभी कटिबंधों में यदि भारत के विस्तार की बात करेंगे तो भारत मुख्यतः 2 कटिबंध, देखो एक तो उष्ण और उपोष्ण, याद रखना, भारत उष्ण और उपोष्ण दोनों प्रकार की कटिबंध में शामिल होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। इस कारण भारत जो है वो उष्ण उपोष्ण दोनों प्रकार के कटिबंध के अंदर शामिल होता है। अब देखो यहाँ से एक बार यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उससे पहले छोटा सा रिवाइज देखते हैं, उसके बाद में हम मानचित्र के माध्यम से संपूर्ण भारत की जानकारी जो है वो देते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बारे में आपने देखा 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन आया था, जिसके तहत ABC श्रेणी के राज्य जो थे उनको हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया, और 7वां संविधान संशोधन भी निरस्त कर दिया गया। फजल अली की अध्यक्षता में ये जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था, ये आया था, जो काफी बार एग्जाम में भी पूछा हुआ है। इसके बारे में आपने पढ़ा है कि अगस्त 2019 के अंदर जो आपका जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A जो अनुच्छेद है, इनको हटाने का प्रावधान जो है भारतीय संसद के द्वारा पेश कर दिया गया। और आपने पढ़ा है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही अपने संपूर्ण भारत में हैं। इसके बारे में आपने नेक्स्ट टॉपिक में देखा है कि 3 सितंबर 2019 को जो आपके 2 प्रसिद्ध केंद्र शासित प्रदेश थे, दमनदीप और दादरा नगर हवेली, इन दोनों का एकीकरण करने का जो विलय करने का प्रस्ताव है, ये भारतीय संसद में पेश कर दिया गया। और 71वां जो गणतंत्र दिवस समारोह था, इस दौरान जो आपके दोनों केंद्र प्रदेश थे, इनको क्या है, विलय के रूप में जोड़ दिया गया। और इस प्रकार 9 के स्थान पे जो है भारत में 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो रह जाते हैं। नेक्स्ट आपने देखा स्थिति की बात करते हैं तो संपूर्ण ग्लोब जो है, पूरे विश्व में महाद्वीपों की बात करेंगे तो मात्र 7 महाद्वीप अपने देश में पूरे ग्लोब के अंदर है। यहाँ मैंने बता दिया ग्लोब जो है, ग्लोब का यदि कुल क्षेत्रफल देखते हैं तो 50.99 करोड़ वर्ग किलोमीटर है एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार। लेकिन संपूर्ण ग्लोब के क्षेत्रफल में 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर के अंदर आपके महाद्वीप एवं द्वीप जो है इनका विस्तार मिलता है। नेक्स्ट देखा आपने कि संपूर्ण आपका भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, और एशिया महाद्वीप को ही है मानव सभ्यता का प्रथम केंद्र जो है उस रूप में जाना जाता है। यदि भारत की ग्लोब में स्थिति देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध
संपूर्ण ग्लोब में भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के मध्य भाग में स्थित है, जिसको हम आगे चलकर ग्लोब और अच्छी तरीके से और अच्छे मैनेज करके इस चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट में और देखेंगे। इससे पहले आगे रिवाइज देखते हैं। प्राचीन काल, यदि प्राचीन काल में भारत का केंद्र देखते हैं कि कौन से द्वीप पर भारत जो है स्थित था, तो आपको याद रखना है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप पर जो है वो अपना भारत स्थित था। इसके बाद में आपने पढ़ा वैदिक सभ्यता, आर्यों के द्वारा जिस सभ्यता का निर्माण किया गया, जिस ग्रामीण सभ्यता का निर्माण किया गया, उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और वैदिक सभ्यता के अंदर आर्य जो है वो सर्वप्रथम उत्तरी भारत के अफगानिस्तान एवं पंजाब में आकर बसे थे और उसी केंद्र को सबसे पहले आर्यवर्त के नाम से जाना गया था। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पुटअप हो गया है कि सिंधु नदी, जो आपने पढ़ा है कि आर्यों का प्रारंभिक केंद्र जो है वो कहाँ था, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे ही आर्य सबसे पहले आके बसे थे। अब भारत के नामकरण की बात करते हैं कि भारत का नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, भारत जो है वो कैसे पड़ा है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा है ईरानी। ईरानी लोग जो है वो सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, अर्थात सैको है कहते थे। तो कालांतर में इस क्षेत्र को हिंदुस्तान का नाम जो है वो सबसे पहले ईरानियों ने दिया था। आपने पढ़ा है कि ईरान का यदि शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो आर्यों का पवित्र प्रदेश जो है वही कहलाता है आपका ईरान। कालांतर में आपने पढ़ा यूनान, अर्थात यूनानी लोग, जहाँ भूगोल की अपन ज्योग्राफी की बात करते हैं, सबसे पहले का जो विकास है, प्रारंभिक विकास है, वो यूनान में ही हुआ था। और यहाँ यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस एवं देश या क्षेत्र को इंडिया का नाम दिया था। अब कालांतर में आपने पढ़ा जब भारत का संविधान बना, 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ, यानी हिंदी महीनों की बात करेंगे तो मांगशीर माह है, शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2006 को भारत का संविधान जब बनकर तैयार हो गया, तो उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को जब अपने देश का संविधान लागू हुआ, तब अपने देश के केवल दो ही नाम तय हुए, एक भारत और इंडिया। कालांतर में संविधान के 22 भाग में भाग नंबर 1 अनुच्छेद 1 के अंदर अपने देश के दो ही नाम तय हुए, एक भारत और एक इंडिया। इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 में ही किया गया है। अब आपने पढ़ा कि भारत की आकृति की बात करेंगे तो चतुष्कोणीय आकृति जो है वो भारत की मिलती है। यदि भारत में जलवायु देखेंगे तो मानसूनी प्रकार की भारत में जलवायु मिलती है। और कटिबंध की बात करेंगे तो भारत उष्ण उपोष्ण दोनों प्रकार के कटिबंध जो है, इस कटिबंध में भारत का जो विस्तार है वो मुख्यतः मिलता है। अब यहाँ से आगे हम मानचित्र के माध्यम से अपने देश की चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब देखिए भारत की स्थिति के बारे में मानचित्र के माध्यम से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, संपूर्ण भारत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ये जो अपना संपूर्ण जो भारत है, इस संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल को अपन देखते हैं तो 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ये अपने संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। यदि इस संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल को विश्व के आधार पे अपन अध्ययन करते हैं तो संपूर्ण जो विश्व है, इस संपूर्ण विश्व के 2.43% भाग पर जो भारत है ये फैला हुआ है। जबकि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में विश्व की 17.5% जो जनसंख्या है ये निवास करती है। यदि क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जबकि जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में भारत का विश्व में चीन के बाद में दूसरा स्थान आता है। यदि क्षेत्रफल में देशों की बात करते हैं तो रूस विश्व का प्रथम देश है क्षेत्रफल में। रूस के बाद में बात करते हैं तो कनाडा आ गया। कनाडा के बाद में देखते हैं तो चीन है। चीन के बाद में चलते हैं तो यूएसए है। यूएसए के बाद में चलते हैं तो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बाद में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आता है आपका भारत। तो क्षेत्रफल में अपन बात करते हैं, भारत जो है विश्व के 7वें क्षेत्र या क्षेत्रफल में विश्व के अंदर भारत जो है वो 7वें स्थान पे आता है। यदि भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा राज्य है भारत में वो है आपका राजस्थान। राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है और 342,239 वर्ग किलोमीटर जो है ये संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। अर्थात क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। यदि सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं तो गोवा जो है 3702 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो आपका गोवा राज्य है ये फैला हुआ है और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो आपका गोवा है। अब देखो, इसके बाद में अपन बात करें कि भारत जो है, इस भारत की कुल स्थलीय जो सीमा है, देखो स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो स्थलीय सीमा भारत की 15,200 किलोमीटर जो है वो भारत की कुल स्थलीय सीमा है ये अपने देश की। अब भारत की यदि समुद्र तटीय सीमा की बात करते हैं, देखो
समुद्र तटीय सीमा जो है, इस तटीय सीमा की बात करेंगे तो तटीय सीमा जो है वो टोटल है 7516.6 किलोमीटर जो है ये अपने पूरे देश की समुद्र तटीय सीमा है। जबकि तट के ऊपर आपका जो पश्चिमी बंगाल है और गुजरात के मध्य यदि समुद्र तटीय सीमा की अपन टोटल लंबाई देखते हैं तो वो लंबाई हम पढ़ते हैं 6100 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में यदि क्षेत्रों की बात करते हैं तो ये दक्षिण के अंदर आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर जो है ये भारत के दक्षिण में स्थित है और इधर आपका जो अरब सागर है, अरब सागर ये आपका पूर्व में स्थित, पश्चिम में स्थित है। और पूर्व की बात करेंगे तो बंगाल की जो खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी जो है ये भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है, या आपका जो हिंद महासागर का जो भारत का ये बंगाल की खाड़ी का इस संपूर्ण हिंद महासागर को भारत जो है वो एम की आकृति में विभाजित करता है। हिंद महासागर संपूर्ण विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, अब देखो इन दो जलीय क्षेत्रों में भारत के प्रधान केंद्र शासित प्रदेश भी मिलते हैं। एक आपका जो है वो लक्षद्वीप है जो भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में केंद्र शासित प्रदेश है, और एक है आपका अंडमान निकोबार जो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में आपने देखा है भाई भारत जो है, देखो भारत के मध्य से जो कर्क रेखा है, देखो कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी रेखा को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है ये भारत के यदि राज्यों की बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें यहाँ मानचित्र के माध्यम से देखें तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका जो मिजोरम है। इन 8 राज्यों से जो आपकी जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है। और कर्क रेखा का उत्तरी भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है और दक्षिणी भाग जो है वो आपका उष्ण कटिबंध के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखो, कर्क रेखा जो है इसकी सर्वाधिक लंबाई की बात करेंगे तो भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है, देखो मध्य प्रदेश राज्य जो है ये कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य है। यदि न्यूनतम लंबाई की बात करते हैं तो त्रिपुरा जो है ये भारत में कर्क रेखा की न्यूनतम लंबाई वाला राज्य है। अब बात करते हैं भारत की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में जो लंबाई चौड़ाई है इसकी एक बार जानकारी देखते हैं। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई मिलती है वो 3214 किलोमीटर जो है ये भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। यदि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर जो है ये भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो मिलती है। अब बात करते हैं अंतिम स्टॉपेज की, तो देखो यहाँ इंद्राकोल भारत का सबसे उत्तरी जो स्थान है, इंद्राकोल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। इंद्राकोल जो है वो भारत का सबसे उत्तरी स्थान है। यदि सबसे दक्षिणी स्थान की बात करते हैं तो आता है आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है ये भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है, भारत का अंतिम स्थान माना जाता है। लेकिन यदि भारत का अंतिमतम बिंदु पूछे आपसे तो आपका कौन सा आता है, इंदिरा पॉइंट। याद रखना, भारत का अंतिमतम बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का अंतिमतम बिंदु है। यहां आपको एक चीज और याद रखनी है, कन्याकुमारी जो है इसको केप कमोरियन के नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी जो है ये अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जो है इन तीनों जलीय क्षेत्रों को जोड़ने का ये बोल दो या इनका जो मिलन स्थल है उसका केंद्र भी आपका जो कन्याकुमारी है यही माना जाता है। दूसरी बात, कन्याकुमारी जो है ये आपका भारत में वो क्षेत्र है जहां सूर्यास्त और सूर्योदय देखने के लिए काफ़ी लोग जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए कन्याकुमारी जो के कमोरियन जो है वो सबसे प्रसिद्ध भी माना जाता है। यदि भारत के अंतिमतम बिंदु की बात करते हैं इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट जो है इसका प्रारंभिक नाम जो अपन पढ़ते हैं किताबों में वो है पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सस पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना, इंदिरा पॉइंट जो है इसको पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सस पॉइंट के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ इंदिरा पॉइंट नाम कैसे पड़ता है वो विशेष आपको याद रखना है कि जब जो आपका राजीव गांधी है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री है, जो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में भारत के प्रधानमंत्री है, 84 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री जो है आपके राजीव गांधी बनते हैं। जब राजीव गांधी जो है आपके अंडमान की यात्रा करते हैं उस दौरान क्या है
जो आपके पूर्व भारत की प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, उनकी स्मृति के अंदर इस पॉइंट जो आपका पिग्मेलियन पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम जो है वो इंदिरा पॉइंट रखते हैं। ठीक है, अब कालांतर में काफी बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान के कौन से द्वीप का भाग माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि ग्रेट निकोबार जो है, इस ग्रेट निकोबार का दक्षिणी जो शोर है या किनारा है, उसी किनारे को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। यहाँ एक चीज़ और याद रखना, यदि आपसे ये पूछ ले कि भारत में सबसे दक्षिण का निकटतम जो जलीय देश है वो कौन सा है, तो श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम जलीय देश है। यदि दूसरा सबसे निकटतम जलीय देश की बात करेंगे तो दूसरा सबसे निकटतम जलीय देश जो है ये आपका इधर इंडोनेशिया पड़ता है। इंडोनेशिया भारत का निकटतम दूसरा जलीय देश है। आपने पढ़ा होगा इंदिरा पॉइंट से 140 किलोमीटर दूर आपका इंडोनेशिया का प्रसिद्ध केंद्र जो द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। ये सुमात्रा जो है इंडोनेशिया का क्षेत्र है और सुमात्रा और इंदिरा पॉइंट के बीच में 140 किलोमीटर का अंतर मिलता है। ठीक है, इसके तो इंदिरा पॉइंट से 140 किलोमीटर दूर आपका सुमात्रा जो है वो स्थित है। यहाँ एक चीज़ आपने नोट की होगी कि इंदिरा पॉइंट से कुछ दूरी पर एक खाड़ी मिलती है, कैम्पबेल की खाड़ी, आपको विशेष याद रखनी है। कैम्पबेल की खाड़ी जो है ये इंदिरा पॉइंट से सुदूर कुछ दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी है, कैम्पबेल की खाड़ी। क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि भारत में बंगाल की खाड़ी के अंदर अंतिम जो परिसंचालन है वो अंतिम कहाँ तक है, तो आपको ये याद रखना है कि कैम्पबेल की खाड़ी जो है यहाँ तक भारत में जो परिसंचलन है भारत में नौसेना का, जहाज़ों का, ये कैम्पबेल की खाड़ी तक होता है। अभी अपन ने ये नहीं देखा है कि भारत की तटीय जो रेखा है, तट क्षेत्र में किस किस क्षेत्र या किस किस भाग को, जैसे 12 समुद्री मील है, 24 समुद्री मील है, 200 समुद्री मील है, इन सभी का अध्ययन जो है हम भारत की तटीय जो सीमा है, तटीय रेखा है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद में आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। देखो यहाँ अपन ने देखा है कि भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है, इस 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ विशेष ये नोट कर लेना कि कभी भी यदि 82.5 डिग्री 1/2 का ऑप्शन आपको एग्जाम में हर बार लगभग ये ऑप्शन में आते हैं ये, और उस दौरान आपको 1/2 जहाँ मिलेगा उस ऑप्शन में 82.5 के साथ में जुड़ा हुआ मिलेगा, तो आपको ये सही नहीं करना है, क्योंकि हमें मिनट पढ़ रहे हैं और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। उसी के आधार पे आपको 30 और 1 जो है मिनट का एक डंडा ही खींचना है। एक डंडा जहां आपको ऑप्शन में मिलेगा वही सही ऑप्शन आपका माना जाएगा। इसके बाद में आपने पढ़ा है कि भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। अब यहाँ एक चीज़ आपने नोट की होगी कि भारत की मानक समय रेखा जो है ये भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो ये भी विशेष याद रखना। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि भारत की मानक समय रेखा जो है निम्न में से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है या गुजरती है, तो उस दौरान आपको याद रखना है यूपी, उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है, इसके अलावा उड़ीसा राज्य है, इसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों से आपकी जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा मानक समय रेखा है, ये रेखा आपकी गुजरती है। दूसरी बात आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, यदि ग्लोब की बात करते हैं, मानचित्र बनाते हैं, ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये, और इस देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है, इसी रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 0 डिग्री से, इसी डिग्री से विश्व में समय की गणना होती है, और इस 0 डिग्री से भारत का समय जो है वो कितने घंटे आगे है। यदि भारत पश्चिमी देशांतर में होता तो समय पीछे होता, यदि अब भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में है तो 0 डिग्री से भारत का समय जो है वो आगे होगा। इसीलिए आपको याद रखना है, ये 82.5 डिग्री में यहाँ खींच रहा हूँ, 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री पूर्व में है तो पहले 82.5 आएगी, बाद में 0 डिग्री आएगी। तो आपको याद रखना है कि भारत का मानक समय जो है वो 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे का समय जो है वो काउंट किया जाता है। यदि भारत पश्चिमी देशांतर में होता तो पीछे 5.5 घंटे जो है वो काउंट होते, लेकिन यहाँ 5.5 घंटे भारत का जो समय है मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भारत का जो मानक समय है ये इलाहाबाद का जो नैनी नामक स्थान है, यहाँ से भारत की मानक समय जो गणना है वो वहाँ से
की जाती है। दूसरी बात आपने पढ़ी है नैनीस्थान, भारत का वह केंद्र जहां पहली बार वायु सेवा प्रारंभ हुई थी वो है नैनीस्थान, और नैनीस्थान से ही भारत में सबसे पहले वायु परिवहन सेवा डाक विभाग के रूप में जो है वो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट आपने पढ़ा होगा कि भारत के अंदर इसके मानक समय रेखा के बाद में आगे चलते हैं, भारत के अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। तो पहली चीज देखो, भारत का कन्याकुमारी से यदि अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतर विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है इसके अंदर जो है वो भारत का विस्तार मिलता है। हाँ, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में आपने पढ़ा है कि भारत में अक्षांश और देशांतर जो है यदि इनका अंतर निकालना हो आपको तो बिल्कुल शॉर्ट है, जो डिग्री ज़्यादा है उसको ऊपर लिखनी है, जो डिग्री कम है उसको नीचे लिखना है। तो 97 डिग्री 25 मिनट जो है इसमें से यदि अब घटाना है आपको तो 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये घटाएंगे, और जो आंसर आएगा वही अपने देशांतर के बीच में अंतर जो है वो माना जाता है। हाँ, दूसरी बात आपने पढ़ी है कि भारत जो है, इस भारत के अंदर क्षेत्रफल देखा आपने, भारत में 8 राज्य कर्क रेखा पर है, स्थलीय सीमा आपने पढ़ी है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, संपूर्ण विश्व का 2.43 है, और जनगणना 2011 में 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार आपने एक मानचित्र के माध्यम से सामान्य जानकारी जो है वो भारत की देखी है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, अभी कोई अपन भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको याद रखना है बांग्लादेश, म्यांमार, आपका चीन, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान, ये देश जो है वो भारत के मुख्य पड़ोसी देश माने जाते हैं। यहाँ एक चीज़ ये विशेष ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर में मैंने इंदिरा कोल लिखा है तो इंदिरा कोल के अंदर एक विशेष क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है? चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा पर जो केंद्र बना हुआ है वो आपका केंद्र है इंदिरा कोल। यहीं से अफगानिस्तान की सीमा जो है वो भारत के साथ में लगती है, जिसको कालांतर में जब विभाजन नहीं हुआ था पाकिस्तान का उससे पहले डुरंड रेखा के नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे का चैप्टर ले रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर भारत की जो समुद्र तटीय सीमा है, इस समुद्र तटीय सीमा के बारे में अध्ययन परिचय अभी स्टार्ट हुआ है। तो जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के इच्छुक है, जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, सभी भर्तियों की जो आने वाले समय में आपको देनी है, तो आप इस बोर्ड के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई निरंतर बनी रहे और विनायक कोचिंग पलसाना जो है वो निरंतर आपके सफलता में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में हर प्रकार के वीडियो जो है वो उपलब्ध हो सके।